हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लता व्यास। आज हम बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के बारे में आगे बात करेंगे, जिसका टॉपिक है सांप्रदायिक राजनीति का उद्भव एवं विकास भाग 1। भारत के आधुनिक इतिहास में सांप्रदायिक राजनीति का उदय एवं विकास तथा भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसका अध्ययन करना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल मुस्लिम अल्पसंख्यक जनसंख्या का होना कोई विचित्र बात नहीं है। पश्चिम में भी बहुत से देश अल्पसंख्यकों के द्वारा उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं से परिचित हैं, किंतु भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का वास्तविक स्वरूप सांप्रदायिक है। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हुआ था। धीरे धीरे यह अधिक सुदृढ़ और विकसित होती गई। इसको विकसित और जटिल बनाने में एक तीसरी शक्ति ब्रिटिश राज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने मुस्लिम सांप्रदायिक को अत्यधिक प्रोत्साहित कर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को अवरुद्ध करने का एक प्रयास किया, किंतु ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम 3 दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता का अत्यंत विकसित रूप दिखाई देता है। उसकी अंतिम परिणति द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्म में होती है। इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत के फलस्वरूप धर्म के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उद्भव के कई कारण थे, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला है मुसलमानों की अधोगति। भारत में रहने वाले मुसलमानों के 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे लोग जो विदेशों से आने वाले व्यापारियों और आक्रामकों की संतान हैं, और दूसरे वर्ग में वे लोग जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे अथवा ऐसे लोगों की संतान थे। प्रथम वर्ग के लोग शासन सूत्र संभालते थे तथा सरकारी नौकरियों पर उनका एकाधिकार था। दूसरे वर्ग के अधिकतर लोग खेती बाड़ी या अन्य छोटे मोटे काम करते थे। धर्म परिवर्तन के बाद भी उनके सामाजिक जीवन स्तर में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ था। उच्च अभिजात वर्ग का जो कभी राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त था, 19वीं शताब्दी में राजनीतिक प्रभुत्व भी समाप्त हो चुका था। यह वर्ग राजनीतिक प्रभुत्व का इतना अभ्यस्त हो गया था कि इसने कभी व्यापार और व्यवसाय की ओर ध्यान ही नहीं दिया। सरलता से धन प्राप्त हो जाने से इस वर्ग में अकर्मण्यता प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन यह वर्ग दिखावे के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयत्न करने लगा, जिससे यह वर्ग खोखला हो गया था और उनकी यह अधोगति भारत में अंग्रेजों के आने के बाद हुई थी। कल के शासक अब जनसामान्य की श्रेणी में आकर अंग्रेजों के गुलाम बन गए। भूमि के स्थायी बंदोबस्त के कारण अभिजात वर्ग के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी थी। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने भी मुसलमानों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया था, क्योंकि मुसलमान अपनी परंपरागत शिक्षा पद्धति से ही चिपके हुए थे। फलस्वरूप उनमें राजनीतिक जागरूकता और विद्रोह की भावना अब उत्पन्न होने लगी। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो 1857 की क्रांति और मुस्लिम समुदाय की जो भूमिका थी, तो ये एक लगभग सर्वमान्य सा तथ्य है कि ब्रिटिश अधिकारियों की दृष्टि 1857 ईस्वी की परिस्थितियों में भारत का प्रत्येक मुसलमान एक विद्रोही था। आधुनिक भारत के एक विदेशी इतिहासकारों के बहुमत के दृष्टिकोण को कहते हुए प्रस्तुत करते हैं कि शासकों की दृष्टि में मुस्लिम नेतृत्व और षड्यंत्र के कारण 1857 का विद्रोह, जो प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था, राजनीतिक संघर्ष में परिवर्तित हो गया। अधिकतर समकालीन पर्यवेक्षकों ने इस मत की पुष्टि की है। अवध के विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महमद महल और पुत्र विजरिस कादिर के हाथों में होना, रोहिला सरदार खान बहादुर खान द्वारा दिल्ली के बादशाह के अधीन नवाब ए नाजिम का पद ग्रहण करना, ये तथ्य विप्लव के काल में मुस्लिम नेतृत्व का पर्याप्त संकेत देते हैं। फिर भी विप्लव की असफलता के कारण उत्तर पश्चिमी
प्रांत के मुसलमानों के राजनीतिक गौरव को अत्यधिक ठेस पहुंची थी। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें, लगभग 6 शताब्दियों के दीर्घ शासन के उपरांत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुस्लिम शासक वर्ग के हाथों से राजनीतिक सत्ता छिन गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने के साथ ही शासन के क्षेत्र में इन नई संस्थाओं का जन्म हुआ और प्रशासनिक व्यवस्था में हुए व्यापक परिवर्तन का सर्वाधिक घातक प्रभाव मुस्लिम शासक वर्ग पर पड़ा। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक उनकी स्थिति शोचनीय हो गई और नए शासन तंत्र के सामंजस्य के प्रश्न पर मुस्लिम समाज में दो वर्ग उभर कर आए। एक वर्ग तो वह था जो किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सत्ता से समझौते के पक्ष में नहीं था तथा हिंसात्मक साधनों से उसे उखाड़ फेंकना चाहता था। इसके विपरीत दूसरा वर्ग ब्रिटिश सत्ता की स्थिरता चाहता था तथा मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण मानता था। पहले वर्ग का प्रतिनिधित्व वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी ने किया, जबकि दूसरे वर्ग की विचारधारा ने अलीगढ़ आंदोलन को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया। वहाबी आंदोलन मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए अरब में प्रारंभ हुआ था। भारत में यह आंदोलन धीरे धीरे फैलने लगा और 1820 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी ने मक्का से लौटकर भारत में इस आंदोलन का प्रचार किया। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समाज ने उन गैर इस्लामी नियमों और प्रथाओं को निकाल देना था जिनके कारण समाज में कुरीतियां प्रवेश कर गई थी। पंजाब के सिख राज्यों में मुस्लिम जनता के प्रति दुर्व्यवहार के प्रश्न को लेकर सैयद अहमद बरेलवी ने जिहाद की घोषणा की। मुसलमानों में उच्च शिक्षा के प्रति मानसिक उदासीनता समाप्त करने में जिन मुस्लिम नेताओं का सर्वाधिक योगदान रहा वे थे सर सैयद अहमद खां। 1857 के विप्लव के समय उन्होंने अंग्रेजों की विशेष सेवा करके अंग्रेजों की सद्भावना प्राप्त कर ली। इस सद्भावना का उपयोग उन्होंने भारतीय मुसलमानों के हित में किया और उस समय भारतीय मुसलमान अपने अतीत में खोए हुए थे और अंग्रेजों से भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति का उद्भव और विकास भाग 1 में इतना ही। हम आगे भाग 2 में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे।